हेलो एस्पिरेंट्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए हमने जो जीके और जीएस के संभावित प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, उसका आज हम लोग सेट 2 करेंगे। ये सारे प्रश्न और इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए जाते हैं वे सारे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे और सारे पॉइंट्स को जो मैं बताऊंगा उसे आप लोग नोट करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। इससे पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 12मासा पुस्तक की रचना किसने की है? 12मासा पुस्तक की रचना किसने की है? आपके ऑप्शन हैं अमीर खुसरो, इसामी, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर रस खान। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी। दरअसल मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 12मासा पुस्तक की रचना की गई है। अब जब हम बात करें मलिक मोहम्मद जायसी की तो इनकी एक और रचना आप लोगों को याद रखनी है और वो है पद्मावत। ठीक है, पद्मावत आप लोगों को याद रखनी है। और ये किसके शासनकाल में लिखा गया था? तो ये शेरशाह के काल में लिखा गया था। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, शेरशाह सूरी के काल में। और ये किस भाषा में लिखा गया था? तो ये भी आप लोग याद रखना, ये अवधी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा क्या क्या देखा कि 12मासा पुस्तक की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। इन्होंने ही पद्मावत की रचना भी की थी, शेरशाह के काल में किया था और अवधी भाषा में किया था। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग नोट कर सकते हो कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे ये सूफी संत थे। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। इसके बाद हम लोग अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो की कुछ रचनाओं को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि इनकी एक रचना पूछी जाती है तुगलकनामा। ठीक है, तो तुगलकनामा को आप लोग नोट कर लेना। इसके साथ ही आप लोग एक याद रखना नूह सिपीहर। ठीक है, जो जो एग्ज़ाम में आते हैं मैं उन सब को यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। नूह सिपीहर को कर लेना। इसके बाद आप लोग एक याद रखना खज़ाइन उल फुतूह। ठीक है, खज़ाइन उल फुतूह, इसे नोट कर लेना आप लोग। और एक इनका पूछा जाता है किरान उस सादेन, इसे भी आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, तो हमने देखा कौन कौन सा अमीर खुसरो का, तुगलकनामा, नूह सिपीहर, खज़ाइन उल फुतूह और किरान उस सादेन। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक रश खान जो हैं इनका भी पुस्तक कई बार एग्जाम में आता है, प्रेम वाटिका। ठीक है, तो याद रखना आप लोग कि प्रेम वाटिका की रचना रश खान ने की थी। ठीक है, तो हमने देखा कि पहले प्रश्न से हमने कई सारे पॉइंट्स को यहाँ पे देख लिया और आप लोग इसे नोट भी कर लिए होंगे। इसके बाद हम लोग आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कलहन ने राजतरंगिणी की रचना कब की थी? कलहन ने राजतरंगिणी की रचना कब की थी? 1142 में, 1149 में, 1145 में या फिर 1280 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1149 में, यानी कि 12वीं शताब्दी में इन्होंने कलहन की रचना की थी। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस शताब्दी में या किस सदी में किया था, तो 12वीं शताब्दी में किया था चूँकि 1149 है। ठीक है, इसके बाद देखिए राजतरंगिणी जो कलहन का है इसका संबंध जो है वो कश्मीर के इतिहास से है। ठीक है, कश्मीर के इतिहास से राजतरंगिणी का संबंध है। इसके बाद अगर हम इनका अगर हम देखें, कलहन जो थे ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये कश्मीर के शासक जयसिंह के दरबार में रहते थे। ठीक है, इसे भी आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद आप लोग इनसे एक पॉइंट याद रख सकते हो कि कलहन को भारत का प्रथम इतिहासकार भी माना जाता है। ठीक है, भारत का प्रथम इतिहासकार भी माना जाता है कलहन को। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, 12वीं शताब्दी यानी 1149 में लिखा था, कश्मीर के इतिहास से संबंधित है राजतरंगिणी, और ये कलहन जो थे ये कश्मीर शासक जयसिंह के दरबार में रहते थे
और कलहन को भारत का प्रथम इतिहासकार भी माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है ये शाहजहां को किसने दिया था? अशद खान ने, मीर जुमला ने, मोहम्मद अमीन ने या फिर शादुल्ला खान ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जुमला ने। ठीक है, जब हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले मीर जुमला की, तो मीर जुमला कौन था? तो ये गोलकुंडा का प्रधानमंत्री था। ठीक है, गोलकुंडा का प्रधानमंत्री था ये मीर जुमला। ठीक है, और मीर जुमला जो था ये औरंगजेब का मित्र भी था। ठीक है ना, औरंगजेब का मित्र था, इसलिए औरंगजेब ने इसे बंगाल का सूबेदार भी नियुक्त किया था मीर जुमला को। ठीक है, बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था किसने? औरंगजेब ने। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि औरंगजेब ने किस शासक को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था? तो याद रखना आप लोग, मीर जुमला को इसने नियुक्त किया था। ठीक है, जो गोलकुंडा का क्या था? प्रधानमंत्री था। और ये कोहिनूर हीरा को भारत से लेकर कौन चला गया था? तो याद रखना है वो भी नादिर शाह लेके चला गया। ठीक है ना, कौन लेके चला गया था? नादिर शाह। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स को आप लोग इन प्रश्नों से नोट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कर्नवालिस? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, जब हम बात करें यहाँ पे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? सबसे पहले तो ये आप लोग याद रखना, अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है लॉर्ड मैकाले को। ठीक है, लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। इसके बाद आप लोग याद रखना यहाँ से कि भारत में 1835 में, कब? 1835 में फारसी के जगह पर, ठीक है ना, फारसी के जगह पर अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। ठीक है ना, अंग्रेजी को राजभाषा। तो आप लोग इसे नोट कर लेना, 1835 ईस्वी में फारसी के जगह पर अंग्रेजी भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया या अपनाया गया था। ठीक है, जब हम बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो इन्होंने 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। ठीक है, सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। फिर 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमैन, ठीक है ना, कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा को प्रतिबंधित किया। ठीक है ना, ठगी प्रथा को प्रतिबंधित किया। तो 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा और 1830 में स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा को इन्होंने समाप्त किया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसका डिजाइन सबसे पहले किसने तैयार किया था? सरोजनी नायडू ने, हंसा मेहता ने, मैडम भिखाजी कामा ने या फिर श्यामलाल ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैडम भिखाजी कामा ने। पिछले वीडियो में हमने मैडम भिखाजी कामा से रिलेटेड कई सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था, इसलिए यहाँ पर मैं उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से एक चीज़ आप लोग क्लियर कर लेना। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भिखाजी कामा ने भारत का झंडा फहराया था। ठीक है, परंतु अगर पूछे कि आधुनिक यानी वर्तमान में जो तिरंगा का डिज़ाइन है, अभी जो हम लोग तिरंगा का डिज़ाइन देख रहे हैं, तो ये किसने तैयार किया था? तो वर्तमान तिरंगा का डिज़ाइन जो है इसे किया था किसने? ये किया था पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, आप लोग नोट कर लेना, पिंगली वेंकैया। ठीक है, इसके बाद आप लोग तिरंगा से याद रखना कि झंडा को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा अपनाया गया था और इसीलिए हम लोग 22 जुलाई को क्या मनाते हैं?
झंडा दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कर सकते हैं। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा झंडा को अपनाया गया, इसलिए 22 जुलाई को हम लोग झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और तदर्थ झंडा समिति के जो अध्यक्ष कौन थे, अगर ये पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है। राज्यपाल को जो वेतन प्राप्त होता है वो किस कोष से दिया जाता है। भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, राज्य और केंद्र की संचित निधि से, या फिर राज्य की आकस्मिक निधि से। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की संचित निधि से। ठीक है, इसके बाद अगर हम राज्यपाल के पद की बात करें तो राज्यपाल का जो पद है ये अनुच्छेद 153 में वर्णित है। ठीक है, तो राज्यपाल का जो पद सृजन का जो विवरण है या फिर वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 153 में किया गया है। और इनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में है, तो नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 155 में वर्णन है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना है कि राज्यपाल जो होते हैं ये केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, यानी केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं कौन, राज्यपाल, परंतु इन्हें वेतन जो है वो राज्य की संचित निधि से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस तिथि को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। बताइए विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है, 20 अप्रैल को, 23 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, या फिर 25 अप्रैल को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 अप्रैल को। यहाँ पे 20 अप्रैल को फिर कौन सा दिवस मनाया जाएगा, तो 20 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। इसके बाद देखिए 23 अप्रैल को तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस हो जाएगा। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। ठीक है, और 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, चावल के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए, या फिर कपास के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, सबसे पहले देखिए काली मिट्टी को जो है वो कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसे कपासी मिट्टी, साथ ही से रेगूड़ मिट्टी भी कहते हैं हम लोग। ठीक है ना, क्या कहते हैं, रेगूड़ मिट्टी। इसके बाद इसका जो है इंटरनेशनल नेम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नाम क्या होता है काली मिट्टी का, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसे चेरनोजम के नाम से जाना जाता है। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसे चेरनोजम के नाम पे जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। काली मिट्टी में आयरन और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। ठीक है ना, ये भी आप लोग याद रखना, आयरन और मैग्नीशियम की क्या होती है, बहुलता होती है। ठीक है, ये सब आप लोग याद रखना। और दक्कन के क्षेत्रों में ज़्यादातर काली मिट्टी देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, कुल्टी में, बर्नपुर में, मैसूर में, या फिर जमशेदपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल्टी में भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। कब किया गया था, तो 1870 के दशक में। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह कौन सा लेंस है। यदि हम किसी लेंस से देखते हैं और हमें अगर लेटर्स यानी अक्षर छोटे दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि वह कौन सा लेंस होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस।
ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं कि अवतल लेंस जो है वो कैसा प्रतिबिंब का निर्माण करता है, तो सीधा और आभासी। अवतल लेंस जो है वो सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और इसके बाद याद रखना है अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है कि वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है। और यहीं पर जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वो क्या हो जाएगा? वो धनात्मक होता है। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से क्या जल से हल्का है। बताइए जल से हल्का क्या है इसमें से? सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। ठीक है, सोडियम जो है इनमें से जल से भी हल्का होता है। इसके बाद हम लोग बात करें सोडियम के परमाणु क्रमांक की, तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। ठीक है, क्या होता है? 11 होता है। ठीक है। इसके बाद आप लोग याद रखना इससे कि ये अत्यधिक क्रियाशील होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है? अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। आप लोग राइटिंग पे मत जाना, ठीक है ना, इसमें थोड़ा राइटिंग मेरा सही से नहीं होता है। आप मैं बोल रहा हूँ उसे आप लोग नोट करते जाना। ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है जिसके कारण इसे केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जल के साथ जो है ना वो बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है, किसे? सोडियम को, क्योंकि ये जल से बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 5, 7, 11 या फिर 9। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें से एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। क्या कौन होते हैं? 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1993 में हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो 1993 में इसका गठन हुआ। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 1993 में। और वर्तमान में अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन है? वो हैं अरुण कुमार मिश्रा। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष यानी चेयरमैन बनाए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के रिटायर्ड यानी सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना आप लोग, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उन्हें इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सिक्किम, बिहार, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। कौन सा ऐसा राज्य है जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ठीक है, बिहार भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो फिर बिहार किसके साथ करता है? तो बिहार नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, और भूटान के साथ साथ कौन कौन करता है? तो सिक्किम करता है, असम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है और एक पश्चिम बंगाल भी करता है। ठीक है, एक पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करता है भूटान के साथ। यदि आपसे पूछा जाए कि भूटान के साथ कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, सबसे अधिक करता है असम। ठीक है ना, सबसे अधिक करता है असम। और सबसे कम कौन सा करता है राज्य? तो सबसे कम करता है सिक्किम। ठीक है, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक और पॉइंट आप लोग यहाँ से भूटान के साथ देख सकते हैं कि भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी बोला जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ठीक है, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? बताइए। मेडुला, सेरिबेलम,
थैलेमस या फिर हाइपोथैलेमस, बताइए इनमें से कौन सा शरीर का तापमान नियंत्रित करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है उसे कंट्रोल करता है। ये केवल बॉडी का टेम्परेचर ही नहीं बल्कि ये भूख, प्यास, ठीक है, और साथ ही तापमान तो हमारा करता ही है। इन सब चीज़ों का ये क्या करता है? नियंत्रण करता है, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चेचक होने का क्या कारण है? चेचक होने का कारण क्या है? वेरिशेला वायरस, मिक्सो वायरस, वेरियोला वायरस या फिर रूबियोला वायरस? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेरियोला वायरस, ठीक है। वेरियोला वायरस के कारण ही चेचक होता है। चेचक जो है ये एक संक्रामक रोग है, ठीक है। ये एक संक्रामक रोग है जो कि रोगी के संपर्क में आने से या फिर वायु द्वारा भी फैलता है। एक छोटी माता रोग भी पूछा जाता है कई बार, ठीक है ना। छोटी माता रोग ये किसके कारण होता है? तो ये होता है वेरिशेला जोस्टर वायरस के कारण, ठीक है। वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण छोटी माता रोग होता है, ठीक है। एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक का जो टीका होता है इसका जो खोज किया था वो किए थे एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने इस सेशन में 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट संभावित प्रश्नों को डिस्कस किया है, जो आशा करता हूँ कि आप लोगों के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।